हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कंप्यूटर फाउंडेशन बैच जो आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट किया गया था बिल्कुल फ्री। तो उसकी आज ये क्लास नंबर 2 होने वाली है। इससे पहले हम लोग क्लास नंबर 1 कर चुके हैं। कंप्यूटर का परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो उस पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली और कुछ ब्लॉक डायग्राम वगैरह हमने उसमें कंप्लीट किए थे। तो यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है, क्लास नंबर 1, तो उसको जा कर के देख लीजिएगा। मैंने इस यूट्यूब चैनल पर अपने कंप्यूटर फाउंडेशन बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसी में आपको ये कंप्यूटर फाउंडेशन बैच के तहत जितनी भी क्लासेस होंगी, उसको मैं उसी प्लेलिस्ट में जोड़ता जाऊँगा, तो आपको उसमें मिल जाएगी। और ये क्लास नंबर अगर आप सीधा 2 पर आए हुए हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। कोई ऐसा मैं रॉकेट साइंस इसमें नहीं बता रहा हूँ। बिल्कुल कंप्यूटर का परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इससे जुड़ी हुई कुछ डेफिनेशंस और कुछ शब्दावली हम लोग देख रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी आपका एक जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का कोर्स जब आप करते हैं, तो उसके लिए एक बेसिक नींव आपकी इन्हीं से मजबूत होती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, जो परीक्षा में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी इससे बनाए जाते हैं। तो चलिए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा। और क्लास अगर आपको पसंद आती है, तो हमें एक लाइक दे दीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, जो आपके कंप्यूटर फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस किया गया है। ये क्लासेस आपकी किस किस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, ये मैंने जब ये कंप्यूटर फाउंडेशन बैच अनाउंस किया था यूट्यूब पर, उसमें तो मैंने बताया ही था। लेकिन आज मैं फिर आपको याद दिला दूं। अगर आप उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती आई हुई है, जिसके आवेदन हो चुके हैं, परीक्षा भी इसकी संभवतः जुलाई के आसपास हो जाएगी। तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें 80 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। उसके बाद उसी में एक एएसआई की भर्ती आई हुई थी, तो उसके लिए भी ये कंप्यूटर है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, जिसकी आपका मेंस होने वाला है, अब तो उसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है। 21 मई उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की भर्ती आई थी, उसका मेंस जो है वो रखा गया है। उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से इस बार रखे गए हैं। पहली बार कंप्यूटर के इतने ज़्यादा क्वेश्चन लेखपाल की भर्ती में हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, और रेगुलर आपको ये क्लासेस मिलेंगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि लेखपाल के जब तक पेपर हो, तब तक आपका ये सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है ना? बस सहयोग की आपकी ज़रूरत है। अगर आप ये क्लासेस देखते हैं, तो एक हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर मैंने पूरी क्लासेस देखी है और मुझे पसंद आई है। तो इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग अगर लाइक करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए ये क्लासेस जो है रेगुलर कर दूंगा। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और इससे संबंधित कुछ शब्दावली जो थी, डाटा वगैरह, उसको हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं, जिनको हम लोग पढ़ेंगे अभी। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं कंप्यूटर की, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहली तो विशेषता होती है गति की। तो ये तो आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत तीव्र गति से काम करता है। परिभाषा क्या रहेगी? कंप्यूटर किसी भी जटिल गणना को माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में पूरा कर देता है। इसकी कार्य क्षमता मानवीय गति से लाखों गुना अधिक होती है, बिल्कुल लाखों गुना अधिक होती है। ऐसे मान सकते हैं आप, एग्जाम्पल के रूप में मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो आप ऐसे मान लीजिएगा कि एक से लेकर के, आपसे अगर कोई कहे कि एक से 1000 तक की संख्याओं को आपको जोड़ना है, ठीक है ना? आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो अगर आप, कोई मानव होगा, मानव कैसे करेगा? एक ऐसे संख्याएं लिखेगा, 1 2 3 4, इस तरीके से ऐड करता हुआ जाएगा, और 1000 तक की संख्याओं को ऐड करेगा। आप कहोगे कि सर मैं तो एक एक करके नहीं ऐड करूंगा, मैं तो मैथ का एक फॉर्मूला लगाऊंगा, उससे मेरी ये श्रृंखला से सीधा निकल के आ जाएगा, एवरेज का फार्मूला लगा दूंगा। तो भाई साहब, जब आप वो भी लगाओगे, तो आपका समय जाएगा, आप कंप्यूटर से तेज नहीं हो सकते हो। कंप्यूटर में क्या होता है कि आपने 1 से लेकर के 100 तक लिखा, उसमें एक कमांड दी, कमांड देने के बाद विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना? तो क्या हुआ? मानव से लाखों गुना तेज जो है वो कौन है? कंप्यूटर है। हालांकि कंप्यूटर को बनाया मानव ने ही है। ठीक है ना? चलिए आगे क्या है कि ऑटोमेशन। कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेशन की क्षमता होती है, स्वचालन की क्षमता होती है। आप उसको एक बार कमांड दे दो, पूरा दिन जब तक चाहो तब तक वो चलता रहेगा, एक ही कमांड से।
ठीक है? तो एक बार निर्देश देने के बाद कंप्यूटर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के जटिल कार्य को भी अपना पूरा कर सकता है। तो कंप्यूटर जो है बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अगर आपने एक बार कमांड दे दिया तो वो चलता रहेगा। अच्छा एग्ज़ाम्पल आपके लिए मैं आपको बताऊँ, आपका वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। उस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा कि आप अगर एक बार टाइमर सेट कर देते हैं, आपने उसमें कपड़े डाल दिए और उसके बाद उसमें पाउडर और पानी वगैरह सब डाल दिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, एक बार टाइमर सेट कर देते हैं 4 मिनट का, 5 मिनट का, जितने मिनट का आप चाहो उसमें टाइमर लगा दो। टाइमर लगाने के बाद क्या होता है, और जितना टाइमर लगा होगा उसके बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और जितने राउंड उसको घूमना होता है वो सब ऑटोमेटिक घूमता रहता है। तो क्या है, ऑटोमेशन की उसमें क्षमता है। और कंप्यूटर के क्षेत्र में आप प्रिंट निकालते होंगे, प्रिंट एक पीडीएफ है, पीडीएफ में लगभग 30 पेज हैं। मान लीजिए कोई अगर आपकी एक पीडीएफ है और कुछ उस पीडीएफ में 30 पेज हैं, तो क्या आप बार-बार एक-एक पेज की कमांड देते हो? नहीं। हम प्रिंट निकालते हैं तो क्या करते हैं? प्रिंट निकालने के लिए हम एक ही बार में सीधा एक कमांड देते हैं और उसका जो है प्रिंट निकलता रहता है, जब तक कि तीसों पेज नहीं निकल जाते हैं। तो क्या है ये ऑटोमेशन है, ठीक है ना? अब तो इंडस्ट्री में भी ऑटोमेशन चल रहा है, हर जगह ऑटोमेशन यूज़ हो रहा है। त्रुटि रहित कार्य मतलब एक्यूरेसी, कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत बेहतर होती है। मानव से कई गुना ज़्यादा एक्यूरेसी होती है कंप्यूटर की, याद रखना। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। यदि इनपुट सही हो तो परिणाम हमेशा 100% सटीक होगा। इसे GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट पर सिद्धांत प्रकार करता है। तो आप इसको याद रखिएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIGO को कई बार शॉर्ट फॉर्म दे देता है और फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसको आप याद रखिएगा। GIGO का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है ना? और कंप्यूटर गलती नहीं करता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, ये तो आपको पता ही होगा। एक बार अगर आपने इनपुट दे दिया, आप उसको जितना चाहो उतना काम करवा लो, गलती नहीं होगी कभी भी, ठीक है ना? उसके बाद आगे आपका है स्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट जो स्टोरेज की क्षमता होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में डेटा को चुंबकीय या ऑप्टिक माध्यम से जैसे HDD, SSD में हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, जो बिजली कटने पर भी सुरक्षित रहता है। तो कंप्यूटर में स्थायी भंडारण क्षमता होती है। आप एक बार अपना कोई फ़ोटो, PDF या गाना या कुछ भी आप उसमें वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके रख दीजिए एक छोटी-सी चिप में, और उसको जब आप 2-4 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी देखोगे, तो आपको उसी प्रकार का वो मिलेगा। वहीं आप ऑफ़लाइन अगर किसी में लिख करके रखोगे, मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में आप अगर कुछ डेटा लिख करके रखना चाहो, तो हो सकता है वो 10-15 साल बाद आपको ना मिले या मिले तो फट जाए, गल जाए, खराब हो जाए। लेकिन डाटा इसमें स्थायी भंडारण की क्षमता होती है, बहुत लंबे समय तक इसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद क्या है, विशाल भंडारण क्षमता, तो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। अब मान लीजिए आपको एक विभाग का फ़ाइल जो है वो स्टोर करके रखनी है। एक मान लीजिए कोई विभाग है आपका, सरकारी विभाग है, उस सरकारी विभाग में क्या होता है कि हज़ारों की संख्या में फ़ाइलें होती हैं, हज़ारों की संख्या। उन हज़ारों की संख्या में फ़ाइलों को अगर आपको स्टोर करके रखना है, हज़ारों की संख्या में फ़ाइलें हैं, उन हज़ारों की संख्या में अगर आपको फ़ाइलें स्टोर करके रखना है, तो क्या होगा? उसके लिए एक बड़ा-सा रूम लगेगा और रूम में फिर कई अलमारी होंगी। पहले अलमारियाँ होती थी, उसमें एक कपड़े में बाँध करके फिर उसके गट्ठर बना करके उन अलमारियों में रख दिए जाते थे, और जब उससे हमें डाटा लेना होता था तो फिर वो जो वहाँ के बाबू होते हैं वो बड़ा नखरे करते हैं कि वो कहाँ होगी, ढूँढना पड़ेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, बहुत कैपेसिटी जगह चाहिए होती है अगर हमें भंडारण करना हो। लेकिन कंप्यूटर आने के बाद क्या हुआ, विशाल भंडारण क्षमता हमारे पास आई है। हम उन फाइलों को डिजिटल रूप में अब एक छोटी-सी चिप में कई सालों तक रख सकते हैं। ठीक है ना? तो कम जगह में ज़्यादा आ सकता है। कंप्यूटर बहुत ही कम जगह में असीमित मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। इसमें टेक्स्ट, फ़ोटो, वीडियो, सॉफ्टवेयर और बड़ा संग्रह करके रख सकते हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ हम इसमें रख सकते हैं। हज़ारों, लाखों फ़ाइलों को हम एक छोटी-सी चिप में भी रख सकते हैं। तो ये विशाल भंडारण क्षमता विकसित हुई है कंप्यूटर आने के बाद। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन मेकिंग है। क्विक डिसीजन मेकिंग है, कंप्यूटर दिए गए डेटा और लॉजिक के आधार पर बहुत तेजी से निर्णय लेता है। तो कंप्यूटर जो है बहुत तेजी से निर्णय लेता है, ये तो आपको पता होगा। आप अगर उसको कोई भी कमांड दोगे, कमांड के आधार पर विद इन सेकंड आपको रिजल्ट दे देता है। जैसे मान लीजिए जब आपका रिजल्ट आता है किसी भी सरकारी नौकरी में, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका एक पीडीएफ आएगी। पीडीएफ में आप क्या करते हैं, उसमें एक सर्च होता है यहाँ पे, चूंकि इसमें क्या है, लाखों बच्चों के स्टूडेंट के रोल नंबर, नाम और मार्क वगैरह रहते हैं। तो आप क्या करोगे, उस सर्च बार पर क्लिक करोगे और आप अपना नाम, रोल नंबर या कुछ भी टाइप करोगे, और सर्च पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी फ़ोन की स्पीड पर डिपेंड करेगा कितनी जल्दी दे दे, वरना विद इन सेकंड आपको आपका रोल नंबर आपके सामने प्रस्तुत कर देगा या आपका नाम। तो क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। आपने कुछ भी उसे दिया,
वो तुरंत उसको डिसीजन लेकर के उसे दे देता है। 1000 स्टूडेंट में से ढूंढ करके आपको प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है, रोल नंबर, नाम वगैरह। और इंटरनेट आप चलाते हैं, गूगल पे आप कितनी सारी चीज़ें सर्च करते हैं, आप जो सर्च करते हैं आपको वही वेबसाइट मिलती है। वैसे गूगल पे तो लाखों करोड़ों की संख्या में डाटा पड़ा हुआ है, फाइल पड़ी हुई है, वेबसाइट पड़ी हुई है, लेकिन आप एक सर्च करते हैं तो उन लाखों करोड़ों चीज़ों में से सर्च कर करके आपको आपकी जो आपने सर्च किया है वो डाटा आपको प्रोवाइड करवाता है। तो क्या है, ये क्विक डिसीजन चलता है इसकी, ठीक है ना। आगे क्या है आपकी विविधता। क्या है विविधता में आप देखते हैं कि एक ही साथ हम कई सारे कार्य कर लेते हैं। कंप्यूटर के एक ही समय में अलग-अलग तरह के कार्य करने में सक्षम है। यह मल्टीटास्किंग जो है मल्टीटास्किंग, ये शिक्षा, विज्ञान, मनोरंजन और व्यापार क्षेत्र में उपयोगी है। तो कंप्यूटर में हम एक ही समय में कई सारे कार्य कर सकते हैं। ये कार्य करने में कंप्यूटर जो है सक्षम है। आपके पास जो मोबाइल है, आपके पास जो टैबलेट है, आप ये सब क्या है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये सब क्या है, एक साथ में आप बहुत सारे कार्य कर सकते हो। आप म्यूजिक भी सुन रहे हो, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा दीजिए और ऊपर से आप अपना पीडीएफ पे काम करते रहिएगा, ठीक है ना। और टैब में और लैपटॉप में तो कई सारे टैब एक साथ खोल सकते हो आप। उधर वीडियो एडिटिंग कर लीजिए, उधर आप कोई अगर वेबसाइट सर्च करना चाहते हैं, वेबसाइट सर्च कर लीजिए। आप अगर वीडियो गेम खेलना चाहते हो तो वीडियो गेम भी खेल लीजिए। तो एक साथ कई सारे काम करने में कंप्यूटर जो है वो हमारी सहायता करता है। तो व्यापार का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, शिक्षा, विज्ञान, सभी में ये जो है हमारी भूमिका अदा करता है। पुनरावृत्ति रिपिटिशंस, तो कंप्यूटर जो है पुनरावृत्ति कर सकता है बिना थके हुए और सटीकता के साथ पुनरावृत्ति कर सकता है। पुनरावृत्ति का मतलब आप जो चाहो तो वो सुबह से लेकर, आप चाहते हो कि मैं सुबह से लेकर के 1 से लेकर के 100 तक की गिनती मैं कंप्यूटर से लिखवाता रहूँ और करोड़ों बार लिखवा दूँ, 1000 करोड़ बार लिखवा दूँ, तो कंप्यूटर क्या करेगा, आप उसको कमांड दे दीजिएगा, वो 1000 करोड़ बार लिखता रहेगा शाम तक। ठीक है, रिपीटेशन करने की उसके अंदर क्षमता होती है, वो थकेगा, थके बिना, ठीक है, सटीकता के साथ दोहराता है। स्फूर्ति, मशीन होने के नाते कंप्यूटर को थकना, बोरियत या एकाग्रता की कमी जैसे मानवीय समस्या नहीं होती है। तो कंप्यूटर जो है कभी थकता नहीं है, वो रिपीट कर सकता है आपका, साथ ही साथ वो जो है कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई साहब मैं आपका काम अभी नहीं करूँगा, मैं सोने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कहेगा। वो क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है आपने डाटा दे दिया, मैं अपनी क्षमताओं के अनुसार से लगा रहेगा, चौबीसों घंटे, 48 घंटे, साल खाँड़, आप जितना चाहो उतना देर वो लगा रहेगा। आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते रहो, उसका पुर्जा अगर खराब ना हो, हार्डवेयर खराब ना हो, तो वो करता रहेगा काम, ठीक है ना। मानवीय समस्या अगर ना हो तो चलता रहेगा, इस तरीके से आपकी होती है। उसके बाद गोपनीयता, आपको पता है प्राइवेसी, जब से ये कंप्यूटर आया है थोड़ी सी प्राइवेसी बढ़ी है, लेकिन अभी साइबर हमलों की वजह से क्या है कि थोड़ा सा दिक्कतें आई हैं, ठीक है। वैसे तो प्राइवेसी बढ़ी है, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं। दिक्कतें इसलिए आई हैं क्योंकि अब जो है वो ये कंप्यूटर की वजह से ही, इंटरनेट की वजह से ही आपको अपराध देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अपराध बढ़ रहे हैं, विशेषकर आर्थिक रूप में जो अपराध बढ़ रहे हैं, वो इस कंप्यूटर की वजह से ही, इंटरनेट की वजह से ही संभव हो पा रहा है। तो इसे हम पॉजिटिव वे में लें तो क्या होगा, परिभाषा पासवर्ड, बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट के माध्यम से कंप्यूटर डेटा को सुरक्षित और गोपनीय रखा जा सकता है। तो जैसे आपने कोई फाइल क्रिएट की, एक्सेल फाइल हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आपने कोई लेटर टाइप किया, या आपके पास वीडियोग्राफी है किसी की, या आपके पास कोई फोटो है, कुछ भी हो, आप किसी में भी पासवर्ड या बायोमेट्रिक लगा सकते हो। जैसे फ़ोन में नहीं, बहुत से लोग लगा लेते हैं, किसी ऐप में, स्पेशल ऐप में भी लोग लगा लेते हैं, तो और किसी फाइल में भी लगा लेते हैं, किसी फ़ोटो में लगा लेते हैं, बहुत से। तो वो क्या है, गोपनीयता है आपकी। आपकी इजाज़त के बिना वो फाइल अब कोई खोल नहीं सकता है, तो वो आपकी क्या बन गई, एक सुरक्षित फाइल बन गई है, गोपनीय है, प्राइवेसी आपकी हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइवेसी भी इससे होती है। कार की एकरूपता होती है, यूनिफ़ॉर्म काम करके देता है ये। तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं याद करनी है, लेकिन मैं बता देता हूँ, हेडिंग है। कंप्यूटर हर बार एक ही तरह से कार्य को समान गुणवत्ता के साथ पूरा करता है। इसे मूड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मूड मत लिखिएगा, मूड शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। इसे लिखिएगा दिमाग लिख सकते हैं, दिमाग, अगर हिंदी में लिखना है तो दिमाग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें माइंड जो है वो नहीं होता है। इसमें आप जो करवाओगे वो करता रहेगा, इसके अपना कोई माइंड नहीं होता है। एक रूप जैसी चीज़ें जो है वो करवाता रहेगा। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब थोड़ा-सा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी-कभी स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न बन जाते हैं। 1, 2, 4, 5 स्टेटमेंट दे देगा और फिर आपसे कहेगा कि निम्न में से कौन-सी चीज़ कंप्यूटर करने में सक्षम नहीं है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। विश्वसनीयता, हमें रिलायबिलिटी है हमारी कंप्यूटर के प्रति, कि विश्वसनीयता है हमारी। कंप्यूटर की गणना और स्टोर किया गया डेटा अत्यधिक भरोसेमंद होता है। आधुनिक जीवन की पूरी व्यवस्था जैसे रेलवे बुकिंग,
रेलवे बैंकिंग इसी पर टिकी हुई है। तो आप मान के चलिए रेलवे में अगर आप विश्वसनीयता कंप्यूटर की विश्वसनीयता पर अगर हम आपको बात करें, तो जब आप रेलवे का टिकट करवाते हैं, तो रेलवे का टिकट जब आप करवाते हैं तो वहाँ पे वो आपको एक पर्ची दे देता है निकाल करके। तो आपको अगर सीट अलॉट हो गई एक बार, तो आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ, मेरी सीट अलॉट हो गई है और जब तक मैं कैंसिल नहीं करूँगा, तब तक ये सीट मेरी रहेगी। ठीक है ना? आपको क्या है, विश्वास है। बाकी अगर ऐसे कोई पेन कॉपी पर लिख करके दे दे, कहीं रिकॉर्ड ना रखे, तो थोड़ा-सा आपको संदेह रहता है कि भाई साहब पता नहीं कौन कब मेरी सीट को दूसरा कोई ले ले। तो उसमें क्या है, विश्वसनीयता है। बैंकिंग में आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो, आजकल तो फ़ोन पे, मोबाइल से चल रहे हैं, तो मोबाइल पर आप जब पैसे ट्रांसफ़र करते हो, तो आपने उसका नाम या नंबर वगैरह डाला, तो नाम नंबर डालने से उसका नाम आपके सामने प्रस्तुत हो गया, मान लीजिए डिस्प्ले कर दिया गया कि आप एक्स वाई जेड को पैसे भेजना चाहते हैं, तो आपको भरोसा है, आपको इस सिस्टम पर भरोसा है, आपको अपने मोबाइल सिस्टम पर और इंटरनेट बैंकिंग पर भरोसा है, तभी तो आप उसको भेज पाते हो, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए आप उसको भेज देते हो। तो आपकी विश्वसनीयता है कंप्यूटर पर कि हाँ, नाम आ गया, इसका मतलब ये जेन्युइन कैंडिडेट है और मैं इसको पैसे भेज रहा हूँ, है ना? और पहुँच जाएँगे, तो आप विश्वास के साथ उसको भेज देते हो। आगे कागज़ के प्रयोग में कमी आई है, नो डाउट कागज़ के प्रयोग में कमी आई है जब से कंप्यूटर आया है। हज़ारों करोड़ों फाइलें जो पहले ऑफ़लाइन माध्यम से स्टोर की जाती थी, सोचिए उसमें पैसा कितना खर्चा होता होगा। पैसे का मतलब कागज़ बनाने में, कागज़ बनाते थे, फिर खरीदते थे, फिर उसको बाइंडिंग करते थे, रजिस्टर बनाते थे, उसमें लिखते थे, फिर उन्हें स्टोर करके रखते थे। लेकिन अभी क्या है, ये सब चीज़ें कैसी हो गई हैं? ये सब चीज़ें अब जो है आपकी डिजिटल रूप में हो गई है, तो कागज़ की बचत हुई है। कागज़ बनता किससे है, ये बात आपको पता है? पर्यावरण पर दबाव पड़ता है जब कागज़ बनता है, क्योंकि कागज़ पेड़-पौधों से ही बनता है और पेड़-पौधे हमारे पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। तो हम अगर पेड़-पौधों को काटेंगे, तो पर्यावरण को नुकसान होगा, तो पर्यावरण की सुरक्षा भी इसमें की जा सकती है कागज़ की कमी की वजह करके, ठीक है? चलिए, अब आगे है कंप्यूटर की विशेषताएँ, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर की कुछ सीमाएँ हैं, सॉरी विशेषताएँ नहीं, विशेषताएँ तो अभी तक हम पढ़ ही रहे थे, विशेषताएँ तो पढ़ ही रहे थे। तो विशेषताएँ ये लगभग 10-11 थी जो आपने देखी, 13 विशेषताएँ थी, इसके अलावा भी और भी विशेषताएँ हो सकती हैं। ये तो आपका जैसा प्रश्न बनेगा, उस आधार से उसमें सूटेबल आंसर आप सर्च कर पाओगे, ठीक है ना? सीमाएँ भी हैं कुछ, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ काम कंप्यूटर कर लेगा, आपके जो मन में आया वो कंप्यूटर कर लेगा। हाँ, कर लेगा, लेकिन अभी तक सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं हो पाया है। कुछ चीज़ें हैं जो कंप्यूटर अभी भी नहीं कर पाएगा, क्या-क्या? जैसे बुद्धि का अभाव है, कंप्यूटर के पास अपना आईक्यू लेवल नहीं है, कंप्यूटर खुद से सोच करके चीज़ें नहीं कर सकता है, ठीक है ना? कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, जब तक कि आप उसको ना चलाओ। तो कंप्यूटर के पास अपनी खुद की सोचने की शक्ति या बुद्धिमत्ता नहीं होती है, ये केवल उन्हीं निर्देशों का पालन करता है जो प्रोग्रामर द्वारा दिया जाता है। प्रोग्रामर मतलब कौन? प्रोग्रामर मतलब कौन? प्रोग्रामर मतलब कोई एलियन नहीं, कोई दूसरे ग्रह का प्राणी नहीं। प्रोग्रामर का मतलब हम, तुम, जो भी उसे चला रहा है। आप एसी चलाते हैं, तो आप रिमोट चालू करते हैं, तो आप प्रोग्रामर हो गए। आपने व्हाट्सऐप ऑन किया, फ़ोन कभी भी आपका बिना वजह व्हाट्सऐप ऑन नहीं करता है, जब तक आप उस पे टैप ना करो कि मेरा व्हाट्सऐप ऑन करो, तो आप एक प्रोग्रामर हो गए, ठीक है ना? तो ये होता है, उसके पास कोई अपना आईक्यू तो है नहीं, मोबाइल के पास अपना आईक्यू है क्या? कि भाई साहब उसका मैसेज आया होगा मैं लाओ देख लूँ, नहीं। जब तक कि आप उस पे टैप नहीं करोगे तब तक आपका वो व्हाट्सएप खोल करके नहीं देगा, ठीक है ना? तो आप पर डिपेंड करता है, उसके पास कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। अच्छा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे किसी आपके घर में एसी लगी हुई है, अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो आपके घर में एसी लगी हुई है। आपने एसी का रिमोट्स आपके सामने रखा हुआ है, एसी में लाइट भी जा रही है, लेकिन अभी एसी का रिमोट से ऑफ है, एसी ऑफ है, ठीक है? अब गर्मी बढ़ गई, टेम्परेचर बहुत हो गया, 30-35 डिग्री हो गया, लेकिन क्या एसी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। वो अलग चीज़ है, हमने ऑटोमेटिक लगा रखे हैं, सेंसर्स लगा रखे हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें, वो अलग चीज़ है। लेकिन रिमोट को जब तक आप चालू नहीं करोगे, तब तक क्या एसी का रिमोट खुद से चालू हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास उसका कंट्रोल है, प्रोग्रामर हम हैं, हम चाहेंगे तब वो चालू होगा, क्योंकि उसके पास कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। वो नहीं देख पा रहा है कि गर्मी हो गई है, तो हमें चालू हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसे हम जब चालू करेंगे तब होगा। तो ये है, बुद्धि का अभाव है उसमें। उसके बाद सामान्य ज्ञान की कमी है, कॉमन सेंस उसके अंदर नहीं है। कंप्यूटर में कॉमन सेंस नहीं होता है, वह तर्क पर चलता है लेकिन व्यावहारिक परिस्थितियों को नहीं समझ सकता है। तो उसके पास कॉमन सेंस नहीं है, जैसा इंसानों के पास है अमूमन। कॉमन सेंस का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आया, जो कह रहा है कि आपसे कुछ ऐसा काम करवाना चाहता है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है।
परेशान है और आप उसका दया भाव दिखा कर के आप उसका काम कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के सामने दिन-रात रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, आपकी बात नहीं मानेगा, जब तक कि आप उसमें प्रोग्राम नहीं डालोगे। तो वो जो पुराना काम कर रहा है वही करेगा। आप कितना भी रो, आपका कुछ भी हो जाए, वो नहीं सुनने वाला है। तो कॉमन सेंस की उसमें जो है कमी है, सामान्य ज्ञान की उसमें जो है वो कमी है। भावनाहीन, नो फीलिंग्स, उसके अंदर कोई फीलिंग, कोई इमोशन नहीं है, ठीक है? आप कुछ भी करते रहो, लेकिन वो भावनाहीन है। दुःख और आपका मूड क्या है, दुखी हो या खुशी हो, किस तरीके से हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसके अंदर भावना नहीं है, ठीक है ना? और उसके बाद क्या है आपका बिजली पर निर्भरता, सबसे बड़ी बात तो बिजली की निर्भरता की है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए ये बिना बिजली या बैटरी के काम नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताई थी, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये काम नहीं कर सकता है। तो भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आज भी इलेक्ट्रिसिटी का अभाव है। फिर भी कई जगह पे अब तो लगभग हर एक गाँव में इलेक्ट्रिसिटी हो गई है। लेकिन कोई ऐसी एरियाज़ है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं पहुँची है या फिर वहाँ पे उपलब्धता नहीं है, तो वहाँ पर आप ये कंप्यूटर वाला काम नहीं कर सकते हैं, है ना? वहाँ पे ये कंप्यूटर नहीं चल पाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी की जगह होनी चाहिए इसमें, निर्भरता इस पे है भी। और उसके बाद अपडेट और रख-रखाव, दूसरा है आपका अपडेट और रख-रखाव। अ, इसमें आपको अपडेट भी चाहिए होती है और मेंटेनेंस भी चाहिए होता है। जैसे कंप्यूटर को समय-समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट और हार्डवेयर मरम्मत की आवश्यकता होती है, वरना इसकी गति धीमी हो जाती है। तो एक बात इसकी ये भी है, लिमिटेशन है कि आप ऐसी जगह पर इसको यूज़ कर सकते हो जहाँ पर जो थोड़ा-सा इसका रख-रखाव अच्छा हो, वहाँ पे आप इसको यूज़ करिए। मान लीजिए आप ऐसी जगह पर इसका यूज़ नहीं कर सकते हो जहाँ थोड़ा-सा बारिश-वारिश का मौसम रहता है। मान लीजिए आपने कुछ ऐसी जगह यूज़ कर लिया जहाँ पे बारिश या नमी आने की संभावना है। अब वहाँ पर आप सिस्टम रखोगे, नमी आएगी तो आपकी डिवाइस को खराब कर जाएगी, ठीक है ना? तो आपको अच्छी जगह का भी चुनाव करना होता है, रख-रखाव करना होता है। मान लीजिए आपने ऐसी जगह पर अपनी डिवाइसेज़ को लगा दिया है, कंप्यूटर को लगा दिया है जहाँ पे धूल-मिट्टी ज़्यादा जमी रहती है। तो दो कुछ दिन तो सही चलेगा, उसके अंदर फिर धूल-मिट्टी जम जाएगी तो फिर आपका सिस्टम अ, स्लो हो जाएगा और फिर कुछ उसके कंपोनेंट भी, हार्डवेयर भी पार्ट खराब हो सकते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अपडेशन अपडेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर अपडेशन। तो आपको क्या है कि अपडेट होना चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट रहते हैं समय-समय पर। जैसे कुछ टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो पुराने थे, अब उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ दी गई हैं, तो उनको समय-समय पर अपडेट करते रहना चाहिए, ये एक काम होता है, ठीक है? उसके बाद कंप्यूटर के अनुप्रयोग अगर हम देखें तो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस अगर हम देखना चाहें कि कहाँ-कहाँ हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, तो ये सब छोटी-छोटी बातें हैं। आपको पता है कि हर जगह हम कंप्यूटर के जो है उपयोग करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर ने क्रांतिकारी बदलाव दिए हैं। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल लाइब्रेरी इसके मुख्य उदाहरण हैं। तो आपको पता है कि जब से कंप्यूटर आया है, मैं कहूँगा कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर तो बहुत पहले से थे। कंप्यूटर तो आपके बहुत पहले से थे। लेकिन जब से भारत में अगर हम शिक्षा जगत में बात करें कि कब से ये इंटरनेट का प्रभाव दिखा है, तो वो जियो के आने के बाद। जियो आया है आपका लगभग 2016 से आप मान के चलिएगा, 2016 से जब से ये जियो फ्री वाला अस्तित्व में आया है, तब से शिक्षा के क्षेत्र में इस कंप्यूटर ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है, बहुत ज़्यादा। भारत में तो लगभग 2016 के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। अब तो 99% स्टूडेंट जो है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आज आप हमारी क्लास देख पा रहे हैं, ये भी इंटरनेट के द्वारा देख पा रहे हैं। मतलब कंप्यूटर के द्वारा संभव हुआ है। अगर कंप्यूटर ना होता, तो ना हम यहाँ पे पढ़ा रहे होते, मेरे पास ना कैमरा होता, ना कंप्यूटर होता जिस पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब कुछ नहीं होता। तो फिर आप ऑफ़लाइन ही एक तरीका था, ठीक है ना? तो अब हर किसी व्यक्ति से मैं तो नहीं मिल पाता, तो ऑफ़लाइन में जिस क्षेत्र में मैं पढ़ाता हूँ, वहीं पे आपको आना पड़ जाता। बैंकिंग के क्षेत्र में, आपको पता है बैंकिंग के क्षेत्र में जब से कंप्यूटर आया है क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। आज पूरी बैंकिंग व्यवस्था कंप्यूटर पर निर्भर है। लेन-देन का हिसाब रखना, नेट बैंकिंग, एटीएम की सुविधा कंप्यूटर के बिना संभव नहीं थी। तो बैंकिंग में आप जानते हो ना पहले क्या होता था, एक रजिस्टर रहता था। तो जब कोई भी कस्टमर जाता था बैंक में पैसे निकालने के लिए तो उसका वो रजिस्टर देखा जाता था, फिर उससे साइन मिलाए जाते थे, फ़ोटो मिलाया जाता था। जब सब कुछ मिल जाता था फिर वो वहाँ पर के आगे से रजिस्टर पे ही नोट कर लेता था कि आपको 5,000 रुपए दे दिए और आपके बचे हुए इतने रुपए। ठीक है? तो वहाँ पे वो रजिस्टर में लिखते थे। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल सब बैंकिंग सिस्टम में भी कंप्यूटर घुसा हुआ है, नेट घुसा हुआ है, तो वो नेट बैंकिंग के ज़रिए आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास फ़ोन है, आप जितना चाहो पैसा एक-दूसरे के पास ट्रांसफ़र करो। आपके पास एटीएम है, आप जहाँ चाहो भारत में कहीं पे भी पैसा निकालो। ये सब संभव हो पाया है किसकी वजह से? कंप्यूटर की वजह से।
चिकित्सा, मेडिसिन और हेल्थ केयर में, तो आपको इसके बारे में पता होगा। रोगों की जाँच, जो हम रोगों की जाँच करवाते हैं ना, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सर्जरी, मरीजों का रिकॉर्ड रखने में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो अभी तो लगभग 90%, 90 नहीं, मैं तो कहूँगा 99% चीज़ें जो है मेडिकल वाली, वो सब कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी हैं। पहले जो रिपोर्ट करते थे, ये रोग की जाँच करने वाले, जो ब्लड टेस्ट करने वाले टेक्नीशियन हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे, ये क्या करते थे? ये एक माइक्रोस्कोप आता था, माइक्रोस्कोप से ये लोग जाँच करते थे, टेस्ट करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी एक बड़ी-बड़ी मशीनें आ गई हैं, जो कंप्यूटर पर आधारित हैं, प्रोग्राम पर आधारित हैं। तो उनमें अब आप देखेंगे 2-4 सेकंड में ही रिज़ल्ट दे देती हैं। आपने उसमें ब्लड लगाया और वो 2-4 सेकंड में ही आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करवा देती हैं। और कहाँ वो आपको लगभग 15-20 मिनट लग जाते थे उस माइक्रोस्कोप से उसकी जाँच करने में। तो स्पीड फ़ास्ट हुई है, साथ ही साथ क्या है, इस कंप्यूटर की वजह से अब बहुत ज़्यादा संख्या में हम और बहुत कम समय में रिपोर्ट कर पाएँगे, जो टेस्टिंग कर पाएँगे। सर्जरी में अब तो रिमोट जो आपके रिमोट तो रोबोट 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 अब सर्जरी करने लग गए। रोबोट से अब मानव की सर्जरी हो रही है, सोचिए। ये सब कंप्यूटर के आने के बाद ही हो पाया है, ठीक है? और मरीज का रिकॉर्ड रखना, ये तो कंप्यूटर में आजकल तो चल ही रहा है, पहले रजिस्टर चला करते थे। अब तो ज़्यादातर लोग उधारी भी कंप्यूटर पे स्टोर कर लेते हैं। एक ऐप चलने लग गए हैं, उधारी ऐप वगैरह। ये सब इंटरनेट और कंप्यूटर की वजह से ही संभव हुआ है। उसकी बात क्या है रक्षा के क्षेत्र में? ये क्या है? ये पहले से ही क्या लिख कर के आ रहा है? हाँ, रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में मतलब परिभाषा को रूप में देखोगे तो इसमें क्या है आपका रक्षा के क्षेत्र में? इसमें सेना में मिसाइल कंट्रोल, रडार सिस्टम, संचार और गोपनीय डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य है। तो जो रक्षा का क्षेत्र है, डिफेंस के एरिया से, तो डिफेंस में आप देख रहे हैं कि मिसाइल को कंट्रोल करना हुआ। आज हम यहाँ बैठे-बैठे किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं से कंट्रोल कर देंगे उसको, रडार सिस्टम हमारा यहीं से कंट्रोल हो जाएगा, संचार हम यहीं से कर सकते हैं, यहाँ से बैठे-बैठे दुनिया के किसी भी कोने में हम बात कर सकते हैं और वो भी सिर्फ़ कॉल नहीं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं, प्रिंट भी भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। वो सब किसके कारण हुआ? कंप्यूटर के कारण हुआ। तो क्रांतिकारी बदलाव जो है वो हर सेक्टर में देखने को मिला है। वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च, तो साइंटिफिक रिसर्च भी संभव हो पाई है किसकी वजह से? कंप्यूटर की वजह से। वैसे जो आप देखते हैं अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष की जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत हार्ड कैलकुलेशन होती है। इसके लिए सुपर कंप्यूटर वगैरह यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, अगर कोई व्यक्ति करने बैठ जाए तो कईयों बरसें लग जाएँगी। लेकिन कंप्यूटर की वजह से वो घंटों में हो जाती है सारा कुछ। मौसम में भविष्यवाणी, अंतरिक्ष विज्ञान, जटिल गणनाओं के लिए वैज्ञानिकों द्वारा सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? उसके बाद मनोरंजन के क्षेत्र में, अब इससे तो मुझे क्या क्या ही बताना। फ़िल्मों में ग्राफ़िक्स, वीडियो गेम, संगीत तैयार करना और सिनेमा हॉल में प्रोजेक्शन के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो ये तो आपको पता है। वीडियो गेम खेलते हैं, तो संगीत आप सुनते भी हैं, आप तैयार भी करते हैं। संगीत का मतलब आजकल जो रील बनाई जा रही हैं, ये भी कंप्यूटर से ही संभव हुई। फ़िल्मों में जो बड़ी-बड़ी सीनें दिखाई जाती हैं, कुछ जो ऐसी सीनें जो वास्तव में रियल नहीं हैं, तो उनको जो है वो वीएफएक्स के ज़रिए बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं। सब कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का कमाल आपके सामने जो प्रस्तुत होती हैं। उसके बाद आप देख लीजिएगा प्रशासन, प्रशासन की तरफ आ जाइएगा, ये क्या है भाई? बार-बार आ जाता है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा ये सिस्टम लैग कर रहा है। पहले से ही ये जो है वो लिख कर के आ जाता है। पीपीटी का पहले बैकग्राउंड में रहा होगा, इसीलिए ये आ रहा है। चलिए देखते हैं, मैं आगे तो नहीं है इस तरीके से कोई। एक बार हाँ, ठीक है, वही तक था, थोड़ा-सा दिक्कत थी। हाँ, प्रशासन, तो प्रशासन के बारे में आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेशन में। सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाने, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और कंप्यूटर का उपयोग करके हम ये सारी योजनाएँ बना सकते हैं। तो पहले तो जो भी संस्थान थे उसके ऑफ़लाइन सारा कुछ काम होता था। लेकिन अभी क्या है, सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया है। सभी ने अपनी एक वेबसाइट और सभी ने अपना एक ऐप जारी कर दिया है। उससे अब मिनटों में सारा काम हो जाता है। पेपरलेस सारा काम चल रहा है। आप आय प्रमाण पत्र या किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो, तो आप आवेदन कर लीजिएगा ऑनलाइन, और जो जो भी अधिकारी अथॉरिटी है, वो सब ऑनलाइन ही एक-एक क्लिक में आपका बन करके आ जाएगा। बहुत जल्दी भी काम हो जाता है इससे। संचार के क्षेत्र में आपको पता है
कम्युनिकेशन के क्षेत्र में सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए ईमेल, वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया जैसे माध्यम कंप्यूटर और इंटरनेट पर आधारित है, ठीक है? तो अब हम ईमेल भी भेज सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ भी सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से ही ये सब संभव हुआ है। वाणिज्यिक और व्यापार में आपको पता है कि कंपनियों में स्टॉक में मैनेज करना, बिल बनाना और मार्केटिंग के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करना, ई-कॉमर्स, शिपिंग, ऑनलाइन शिपिंग इसी का हिस्सा है। तो आपको पता है वाणिज्य और व्यापार में सबसे बेहतर आप अगर एग्ज़ाम्पल समझते होंगे तो आज मीशो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ठीक है ना? और भी जितनी भी प्रकार की जो सर्विस देने वाली ऐप हैं, वो सब क्या है? वाणिज्यिक और व्यापार के अंतर्गत आते हैं। सब कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए से ही ये संभव हो पाए हैं, ठीक है ना? इसके प्रभाव भी कुछ पड़े हैं, इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कि कंप्यूटर के आने के बाद इस पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़े हैं। तो पहला तो समय की बचत हुई है, नो डाउट। कंप्यूटर फास्ट है, तेज़ी से काम करता है, तो समय की बचत हुई है। तो पहले काम करने में कई दिन या कई महीने लगते थे, लेकिन अभी कुछ सेकंड में पूरा काम हो जाता है। उसके बाद बेरोज़गारी पर प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट पर 2 प्रकार का प्रभाव पड़ा है, एक तो नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, ठीक है? एक तो नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, एक पॉज़िटिव प्रभाव पड़ा है। नेगेटिव प्रभाव में आप क्या करोगे? नेगेटिव प्रभाव में क्या है कि कुछ लोगों का रोज़गार छिन गया है। जैसे अब चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी जब से आया है तब से कुछ ऐसे बड़े संस्थान थे जिनको वर्कर्स की ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ ग्राफ़िक्स बनाने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए उनको कई वर्कर की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, जब से चैट जीपीटी आ गई है, अब बहुत कम लोगों की ज़रूरत है। एक कमांड में वो बहुत कुछ लिख कर के दे देता है। ठीक है, पॉजिटिव क्या रहा? तो इसमें स्किल्ड पर्सन जो कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले लोग थे, उनका इसमें रोज़गार बढ़ा है। तो वही इसमें बताया गया है, इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ जहाँ कंप्यूटर को पुरानी तरह से नौकरियाँ जैसे मुनीम, हाथ से टाइपिंग को काम किया है, वहीं दूसरी तरफ आईटी क्षेत्र में लाखों नए अवसर पैदा किए हैं। कम किया है, ठीक है, कम किया है। तो पहले जो मुनीम वगैरह रखते थे, जो रिकॉर्ड रखते थे हाथ से ही लिख कर के और रजिस्टर वगैरह तैयार करते थे, तो वो अब काम क्या है, वो सब काम समाप्त हो गया है, अब सब कंप्यूटर आ गया है, एक आदमी बहुत सारे काम कर देता है, निपटा देता है, तो ये प्रभाव पड़ा है। नेगेटिव भी प्रभाव है, पॉजिटिव भी प्रभाव है। कार्य कुशलता में वृद्धि आई है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, तो कंप्यूटर के प्रयोग से मानवीय गलतियां कम हो गई हैं और काम की गुणवत्ता में सुधार आया है। नो डाउट जब एक व्यक्ति पहले रजिस्टर पर रिकॉर्ड रखता था, तो उसको हो सकता है कि अब उसने 100 एंट्रीज की, हो सकता है 1-2 एंट्रीज गलत हो जाए, फिर उसको सुधारने में दिक्कत होती थी। लेकिन अभी क्या है, एंट्रीज गलत होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन है, सिस्टम है, तो गलतियाँ कम हुई हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ी। शिक्षा का लोकतांत्रिकरण हुआ है, जो आपका है, तो ये शिक्षा का लोकतांत्रिकरण हुआ। अब बेहतरीन शिक्षा केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से गाँव का बच्चा भी बड़े शिक्षक से पढ़ सकता है। तो नो डाउट ये बहुत ही अच्छा कदम है। कंप्यूटर के आने के बाद, जो इंटरनेट आने के बाद, विशेषकर भारत में जो जियो जैसी सिम जब से आई थी, तब से इंटरनेट का जो है दौर शुरू हुआ था। तो इसके आने के बाद अब भारत का कोई भी स्टूडेंट कहीं पे भी अगर रहता है, किसी भी एरिया में रहता है, उसके पास एक स्मार्टफ़ोन हो, छोटा-सा भले 3G का हो, और उसमें भी वो पैक करवा करके अपना जो है वो क्या कर सकता है, अच्छे-अच्छे टीचर्स की भी क्लासेस ले सकता है। तो सस्ती भी शिक्षा हुई है और सब तक पहुँच भी शिक्षा की हुई है। लोकतांत्रिकरण हुआ है जब से कंप्यूटर और इंटरनेट आया है तब से। आज हमारी क्लास आप देख पा रहे हैं, लोकतांत्रिकरण हुआ। वरना आप मेरे इस ऑफ़लाइन सेंटर पर आकर के जो है वो क्लासेस करते। तो ये सब क्या है? आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या देख रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अ, कागज़ रहित कार्य, पेपरलेस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पेपरलेस काम हो गया है, तो पर्यावरण पर दबाव थोड़ा-सा कम हो गया है। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ पर थोड़ा-सा नेगेटिव प्रभाव मैं कहूँगा पड़ा पड़ा है। नेगेटिव प्रभाव इसलिए कहूँगा क्योंकि कंप्यूटर में बैठने पर घंटों से आँखों में तनाव, पीठ दर्द, शारीरिक गतिविधियों में कम होने जैसी समस्या बढ़ी है। तो पहले क्या था कि जब लोग काम करते थे तो एक रजिस्टर से मान लीजिए एक ऑफ़िस से दूसरे ऑफ़िस में जाने के लिए क्या करते थे, एक रजिस्टर लेकर के एक व्यक्ति जाता था, तो उसका थोड़ा-सा वो टहलता रहता था। लेकिन अभी क्या है, अभी मेल कर देते, तुरंत यहाँ से मेल कर दिए, उसके पास पहुँच गई। भले 10 कदम पे दूर है, लेकिन उसके पास मेल कर देते हैं। तो हर जगह मेल सिस्टम चल रहा है, या कोई ऐसा पोर्टल बना दिया है कि जिसमें हम अपलोड करेंगे तो दूसरे व्यक्ति के पास पहुँच जाएगा, तो आने-जाने की समस्या खत्म हो गई। अब हर व्यक्ति कंप्यूटर के सामने बैठ कर के भारत की कोई भी जानकारी कहीं से भी ले सकता है।
तो उसमें व्यक्ति जो है वो अब उसके मानसिक तनाव बढ़ रहा है और आँखों की समस्या आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, गतिविधि कम हो रही है। तो स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। गोपनीयता और सुरक्षिता का खतरा, तो इसमें सुरक्षा का खतरा बढ़ा है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क हुई है। डेटा डिजिटल होने से साइबर अपराध, हैकिंग और डेटा चोरी का खतरा बढ़ गया है। तो नो डाउट ये एक नेगेटिव प्रभाव है। इससे पहले बैंक में हमारा पैसा जितना था वो सुरक्षित था, उस रजिस्टर में लिखा हुआ है। जब तक रजिस्टर नहीं जल जाएगा तब तक आपकी और आपके पास पासबुक होती थी, आपके पासबुक में अगर लिखा हुआ है तो सुरक्षित है। लेकिन अभी क्या है कि आपका पैसा आपके अकाउंट में है, मान लीजिए किसी ने आपके अकाउंट को हैक कर लिया या आपके फ़ोन की ओटीपी किसी ने ले ली, तो सारा पैसा इधर से उधर चला जाता है। हैक कर लिया आपका फ़ोन अगर किसी ने, तो वो सारा पैसा ट्रांसफ़र कर लेता है। आपके फ़ोन का डेटा चोरी हो सकता है। सिक्योरिटी जो भी आपके मान लीजिए कोई इम्पोर्टेंट फ़ाइल थी, वो चोरी हो सकती है। और इतना संभव हो सकता है क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए से आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसमें थोड़ी-सी सुरक्षा पे खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं, सुरक्षा पर खतरा बढ़ा है। अब अंतिम और समझ लीजिएगा कंप्यूटर की साक्षरता किसको कहते हैं, और फिर क्लास जो है थोड़ी-सी लंबी हो रही है, मैं क्लास को जो है वो एंड कर दूँगा। तो मैं अगर आपको एक प्रोफ़ेशनल परिभाषा बताऊँ जो कि कंप्यूटर साक्षरता की है, ब वैसे तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर की साक्षरता किसको कहते हैं ये सब बातें बताते रहते हैं, लेकिन ये एक आप परिभाषा अगर आप लिखना चाहो, तो ये परिभाषा आप यूज़ कर लेना। कंप्यूटर साक्षरता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मूल बातों को समझकर उपलब्ध सूचनाओं और तकनीकी का उपयोग अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने में करता है। ठीक है ना? तो ऐसा व्यक्ति जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की और उसकी मूल बातों की जानकारी है, ठीक है? उसपे और उसकी जो ज़रूरत है, उस चीज़ को वो पूरा कर पा रहा है। व्यक्तिगत ज़रूरत अगर वो पूरा कर पा रहा है, तो निश्चित रूप से वो कंप्यूटर साक्षर माना जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको हाई लेवल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग या बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए उस कंप्यूटर के क्षेत्र में, तभी वो माना जाएगा कि कंप्यूटर का साक्षर है। नहीं, कंप्यूटर का साक्षर मान लिया जाएगा अगर वो उसको बेसिक कंप्यूटर के कंपोनेंट की जानकारी है, सॉफ्टवेयर की जानकारी है, हार्डवेयर की जानकारी है, और जो भी नॉर्मल काम जो उसका अपना होता है, अगर वो कर पा रहा है, तो कंप्यूटर साक्षर माना जाएगा। देखिए, मैं कुछ लाया हूँ, इसको भी देख लीजिएगा। कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति को किन बातों का ज्ञान होना चाहिए, की कंपोनेंट्स, किन बातों को उसको ज्ञान होना चाहिए ताकि वो कंप्यूटर साक्षर माना जाए। बुनियादी संचालन, बेसिक ऑपरेशन उसको कंप्यूटर का पता होना चाहिए, कंप्यूटर को चालू बंद करना उसको आना चाहिए और कीबोर्ड माउस का उपयोग करना आना चाहिए। सॉफ्टवेयर का उपयोग करना आना चाहिए, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, जैसे पावर पॉइंट वगैरह जैसी ज़रूरी प्रोग्राम्स को उसको चलाना आना चाहिए। इंटरनेट की समझ होनी चाहिए, इंटरनेट स्किल उसके पास होना चाहिए, जैसे ब्राउज़र चलाना, ईमेल भेजना, ऑनलाइन जानकारी खोजना, कोई भी चीज़ अगर वो खोज पा रहा है और अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कर पा रहा है, तो निश्चित रूप से वो साक्षर है कंप्यूटर का। डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल सेफ्टी भी थोड़ा आजकल ये ज़रूरी है क्योंकि आजकल जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं साइबर के, तो आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। डिजिटल सुरक्षा जैसे पासवर्ड बनाना, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना, तो अगर उसको ये सारी चीज़ें आती हैं, तो निश्चित रूप से वो कंप्यूटर साक्षर माना जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास क्लास नंबर 2। ये आपकी, ठीक है, क्लास नंबर 2 थी, जो कंप्लीट होती है और इसके बाद हम लोग क्लास नंबर 3 करेंगे और ये क्लास नंबर 3 आपकी विकास पर रहेगी कि कंप्यूटर की जनरेशन कितनी थी, विकास कैसे हुआ, इस सब चीज़ों पर। ये तो थोड़ी-सी कुछ शब्दावलियाँ थी जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई, कभी-कभी एग्ज़ाम में स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो उसके लिए ये क्लास थी। और वैसे तो अब हम लोग फैक्ट पर आ जाएँगे आगे से आपको आगे जो क्लास नंबर 3 मिलेगी, इसमें कुछ फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे कि पहले कंप्यूटर कौन-सा आया, उसका जनक कौन है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, ये 2 क्लासों में मैंने कंप्यूटर का थोड़ा बहुत परिचय हमने आपको बताया। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है, मज़ा आ रहा है, आपको वाक़ई में कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा और अपनी लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी कैसी लगती हैं आपको, ज़रूर बताते रहिएगा मुझे, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिएगा कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल को, ठीक है ना? चलिए, मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर अगर जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसलिए जुड़ जाइएगा क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जुड़े रहेंगे, तो मैं इसको जो चैप्टर खत्म हो गया है, इसके मैं कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होंगे, मैं वो जो है वो उसकी पीडीएफ मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, और चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, तो उसकी जो प्रैक्टिस शीट होती है, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर ही आपको प्रस्तुत करूँगा। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइएगा।
और बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए कंपटीशन बाला यूट्यूब चैनल। थैंक